नमस्कार साथियों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सन 1912 में हमारे देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई और उस समय के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उसने जो है भव्य शोभा यात्रा के जरिए दिल्ली में प्रवेश किया। मतलब कि पूरे तामझाम साज सजावट के साथ उसने जो है दिल्ली में प्रवेश करने की योजना बनाई और वह अपनी योजना के अनुसार पूरे शान शौकत से दिल्ली में अपनी झांकी निकलवाए हुए था। और इसी बीच उसके ऊपर वो जिस हाथी पर बैठा हुआ था, भारत के क्रांतिकारियों द्वारा उस पर बम फेंका गया उसको मारने के उद्देश्य से। लेकिन इस घटना में जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था वो घायल हुआ, उसकी मृत्यु नहीं हुई। लेकिन ये जो घटना घटित हुई थी, चूंकि ब्रिटिश साम्राज्य का उस समय भारत में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था, ताकतवर इंसान होता था, वो होता था वायसराय। वायसराय की तुलना हम आज के प्रधानमंत्री से कर सकते हैं। तो इतने बड़े, इतने शक्तिशाली व्यक्ति के ऊपर में बम फेंका जाना कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इससे पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया था और यह घटना जो है ब्रिटिश साम्राज्य पर तमाचे की तरह पड़ा था। तो इस घटना को भारत के किन क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था, किस तरह से यह पूरा घटित हुआ था, यह सब कुछ मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। अगर आपको यह सब कुछ जानना है तो आप लोग जो है मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो देखिए, बात जो है सन 1911 की है, जब भारत की जो दिल्ली है, उस समय राजधानी नहीं हुआ करता था, कलकत्ता राजधानी होती थी। तो 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार आयोजित किया गया जिसमें पैसा पानी की तरह बहाया गया। मतलब कि साज सजावट इतना, खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था, मतलब भारत में इतनी गरीबी थी और दिल्ली में इतना भव्य दरबार लगाया गया। कारण क्योंकि जो ब्रिटेन का जो सम्राट था जॉर्ज पंचम और उसकी महारानी मेरी, ये दोनों जो है दिल्ली आने वाले थे। तो दिल्ली दरबार को भव्य तरीके से सजाया गया और इसी दिल्ली दरबार में सम्राट के द्वारा बंगाल विभाजन को भी रद्द करने की घोषणा की गई, जो कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांट दिया था। इसी दिल्ली दरबार में यह भी घोषणा की गई कि अब से भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली होगी। तो घोषणा कब हुई? 1911 में। अब जो सारी चीजें हैं उसको पटरी पर आने में थोड़ा सा समय लगता है। तो अगले वर्ष अर्थात दिसंबर 1912 में पूरे तामझाम के साथ वायसराय को जो है दिल्ली में प्रवेश करना था। मतलब जो 1912 से दिल्ली को राजधानी होना था। अब देखिएगा, जैसे ही ये घोषणा हुआ कि जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होगी और दिल्ली में इतना पैसा बर्बाद करके दरबार लगाया गया, तो इससे जो भारत के जो क्रांतिकारी थे वो बड़े इस चीज से नाराज थे कि भाई देश में इतनी गरीबी चल रही है और ये जो अंग्रेज सरकार है इस तरह से पैसों को बर्बाद कर रही है। तो यहां पर क्रांतिकारियों ने तय किया कि भाई हमको कुछ करना होगा, कुछ ऐसा बड़ा करना होगा। और बड़ा करने के लिए क्या करना होगा? किसी बड़े व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना होगा। अगर किसी छोटे मोटे अधिकारी को मारते हैं तो कुछ नहीं, बस केस चलेगा, कुछ नहीं। लेकिन अगर किसी बड़े लेवल के, टॉप लेवल के अधिकारी के साथ कुछ किया जाए तो उससे जो है पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिल जाएगा। अब तय किया गया कि जो वायसराय है उसके ऊपर उसको जो है मारा जाए। अब ये जो पूरा प्लान था किसने बनाया था? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस जो कि आगे चल करके जापान में आजाद हिंद फौज की स्थापना करेंगे, ये वही रास बिहारी बोस हैं। अच्छा, एक ना रास बिहारी घोष भी हैं जो कि सन 1907 में सूरत में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यहां पर जो रास बिहारी बोस हैं वो पूरा योजना बनाते हैं। अगर मैं रास बिहारी बोस के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं तो रास बिहारी बोस ये बंगाल से थे और देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में क्लर्क के रूप में काम करते थे। वहां क्लर्क के रूप में काम करते हुए ही ये बंगाल के क्रांतिकारी संगठन युगांतर के संपर्क में आते हैं और इनके अंदर का जो क्रांतिकारी है वो जाग जाता है। और जब 1911 के बाद भारत के लगभग सभी क्रांतिकारी संगठनों पर अंग्रेजों ने दमन की कार्यवाही की थी, पंजाब में काफी सारा जो क्रांतिकारी थे गिरफ्तार किया गया, महाराष्ट्र में, बंगाल में,
तो इन क्रांतिकारियों ने, जो भी बच गए थे, जो जेल नहीं गए थे, बाहर थे, तो उन्होंने जो है कोई बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की। तो रास बिहारी बोस वो जो है यहां पर नेतृत्व करते हैं, पूरा प्लान उनके द्वारा बनाया जाता है। और यहां उनके साथी थे बसंत कुमार विश्वास, अवध बिहारी, मास्टर अमीर चंद, बाल मुकुंद गुप्त, ये जो है इनके साथी थे। और प्लान ये बनता है कि जो बसंत कुमार विश्वास हैं वो बम फेंकेंगे, अपने जो लॉर्ड हार्डिंग है उसके ऊपर बम फेंकेंगे। कौन? बसंत कुमार विश्वास। और बाकी जो दूसरे लोग थे, अवध बिहारी हो गए, मास्टर अमीर चंद हो गए और बाल मुकुंद गुप्त, रास बिहारी बोस, तो इनके भी अलग अलग काम थे, बैकअप के लिए ये सब थे। और जो बम फेंकने का जो मेन काम था वो बसंत कुमार विश्वास को दिया गया। तो सब कुछ तय हो गया। अब जो है दिन भी आ गया जिस दिन लॉर्ड हार्डिंग को दिल्ली में प्रवेश करना था। वो दिन था 23 दिसंबर 1912 का, जिस दिन लॉर्ड हार्डिंग को दिल्ली में प्रवेश करना था। अब भाई भारत का वायसराय, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि बहुत ताकतवर व्यक्ति होता था, ताकतवर पोस्ट होती थी। तो अब इतना बड़ा व्यक्ति एक शोभा यात्रा में शामिल हो रहा है, भव्य झांकी में शामिल हो रहा है, तो उसकी सुरक्षा की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। तो उस समय की जो सीआईडी थी, ब्रिटिश भारत की जो सीआईडी थी, अंग्रेजों की जो खुफिया पुलिस थी, वो 23 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हफ्तों पहले दिल्ली पहुंच गई थी। मतलब कि अक्टूबर नवंबर में ही वो लोग दिल्ली पहुंच गए थे और पूरे दिल्ली में सादे कपड़ों में वो चारों तरफ फैल गए थे कि कहीं कोई क्रांतिकारी टाइप का व्यक्ति या फिर कोई असामाजिक तत्व टाइप का व्यक्ति तो नहीं घूम रहा है। तो पूरे दिल्ली को छाना गया, खंगाला गया कि कोई गलत काम करने वाला व्यक्ति तो नहीं है। मतलब इनको डर था कि भाई कोई अप्रिय घटना घटित न हो जाए। और इसके अलावा बड़े बड़े आला अधिकारी, जो पुलिस के बड़े बड़े अफसर थे, उन सब की ड्यूटी दिल्ली में लगाई गई, सबके अलग अलग दायित्व सौंपे गए। अब जो है दिन आ गया 23 दिसंबर 1912 का। तो जैसा मैंने बताया, पुलिस जो है पहले से ही ड्यूटी में थी और उस दिन, जिस दिन ये झांकी निकलना था, उस दिन पुलिस की संख्या पहले से कई अधिक थी। सैकड़ों हजारों की संख्या में पुलिस, फौज, ये सब जो है मौजूद थे, हथियारों से सब लैस थे। कहीं भी अगर कुछ अप्रिय घटना घटित होती है तो उस चीज को संभालने के लिए। इसके अलावा ये जो कार्यक्रम होना था, मतलब कि जो वायसराय की जो झांकी है या जो उसकी शोभा यात्रा है, जिन भी रास्तों से गुजरना था, तो उन रास्तों में उस झांकी को, उस शोभा यात्रा को देखने के लिए लोगों का भीड़ उमड़ा हुआ था। पूरा दिल्ली जो है जुटी हुई थी कि वायसराय को देखने के लिए, क्योंकि अभी तक जो दिल्ली वासी थे वो मतलब जानते थे कि भैया कलकत्ता राजधानी है और वायसराय होता है कलकत्ता में बैठता है, लेकिन अब जो है उनकी दिल्ली वो भारत की राजधानी होगी और वायसराय आ रहा है। बड़ा मतलब टीम टाम से वो जो है दिल्ली में प्रवेश कर रहा है। तो बड़ा मतलब मनोरंजक कार्यक्रम था। तो लोग इसको देखने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे और लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी पुलिस की काफी व्यवस्था की गई थी। तो पुलिस का चाक चौबंद काफी था। ऐसे में भी इन क्रांतिकारियों ने अपने पांव पीछे नहीं हटाए, वो अपनी योजना के अनुसार ही चल रहे थे। अब देखिएगा, ये जो शोभा यात्रा है, ये चांदनी चौक से होकर के गुजरना था। तो इन्होंने जो है तय किया इस स्थान को, चांदनी चौक। और चांदनी चौक में ना पंजाब नेशनल बैंक का एक शाखा था और उस पंजाब नेशनल बैंक की जो बिल्डिंग थी उसके छत पर आसपास की बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हुई थी उस शोभा यात्रा को देखने के लिए। अब ये जो क्रांतिकारी थे ये पहुंच जाते हैं और अपनी योजना के अनुसार, चूंकि जो बसंत कुमार विश्वास हैं उनको बम फेंकना था, तो बसंत कुमार विश्वास ने प्लान बनाया था कि वो महिला का वेश धारण करके महिलाओं के बीच जाएंगे और वहां से बम फेंकेंगे। तो जो पंजाब नेशनल बैंक का जो छत था उसको चुना गया। तो जो बसंत कुमार विश्वास थे उन्होंने स्त्री वेश धारण किया था, मतलब कि महिला का उन्होंने रूप धर लिया था, साड़ी वगैरह पहन लिया था और वो जो है पंजाब नेशनल बैंक की उस बिल्डिंग में गए और महिलाओं के बीच में खड़े होकर के, जैसे नॉर्मल जो महिला होती है उस टाइप से खड़े होकर के वो जो है पूरे कार्यक्रम का आनंद लेने लगे। और जिस समय उस बिल्डिंग के सामने जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उसका जब काफिला पहुंचा, अब देखिए जो जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है ना वायसराय, उसके हाथी में 4 लोग बैठे हुए थे। एक तो खुद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उसकी पत्नी लेडी हार्डिंग जिसको बोला जाता था वो बैठी हुई थी, एक महावत जो कि हाथी को चलाएगा और एक अंगरक्षक वो जो है लॉर्ड हार्डिंग के ठीक
पीछे बैठा हुआ था। तो 4 लोग बैठे हुए थे हाथी में, और जो लॉर्ड हार्डिंग था वो बड़े कीमती रत्न जड़ित पोशाक पहने हुए था। मतलब उसका जो पोशाक था भाई, हमारा जो नॉर्मल शर्ट होता है इसमें क्या धागा लगा हुआ होता है, लेकिन भाई वो बड़ा आदमी, तो वो जो पोशाक पहना हुआ था उसमें कीमती रत्न जड़े हुए थे। साथ ही साथ उसकी जो वाइफ थी वो भी काफी कीमती कपड़े पहने हुई थी। इसके अलावा जो हाथी था उसको भी भव्य तरीके से सजाया गया था। तो उस चीज को देखने के लिए भीड़ काफी थी। तो अब जो बसंत कुमार विश्वास थे, जो महिलाओं के बीच में थे पंजाब नेशनल बैंक की छत पर, तो जैसे ही जो हाथी उनके सामने आया, बिल्डिंग के सामने आया, मतलब उनका एकदम टारगेट रहा होगा कि भैया अब फेंकना है। तो अब इन्होंने क्या किया, अब ऐसे ही अगर बम वो निकाल के फेंकते अपना जहां भी उन्होंने छिपाया होगा, तो अगर ऐसे ही निकाल के फेंकते तो आसपास जो खड़ी महिलाएं हैं वो देख लेती कि भाई तुम कर क्या रहे हो इस टाइप से, तो किसी को भी शक हो सकता था। तो यहां पर बसंत कुमार विश्वास थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और वो क्या करते हैं, महिलाओं को, जो लेडी हार्डिंग होती है, हार्डिंग द्वितीय की जो पत्नी होती है जो हाथी पर बैठी हुई होती है, उसके मोतियों की हार की बड़ी तारीफ करते हैं कि देखो तो कितना सुंदर हार है, मैंने तो अपना जीवन में ऐसा कभी देखा ही नहीं था। तो आसपास जितनी भी महिलाएं खड़ी होती है बसंत कुमार विश्वास जी के, तो वो सब महिलाओं का ध्यान जो है उस तरफ चला जाता है। सब मतलब अरे हाँ कितना सुंदर है इस टाइप से हो जाता होगा, खो जाते होंगे वो सब। तो इसी बीच ये थोड़ा सा ही समय रहा होगा, कुछ ही सेकंडों का समय रहा होगा, इसी बीच वो जो है जहां उन्होंने बम छिपा रखा था उसको निकालते हैं और अपने टारगेट पर फेंक देते हैं। जो सामने जो हाथी था उसके ऊपर फेंक देते हैं, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर। और जैसे ही बम फेंकते हैं वैसे ही एक बड़ा जोर का धमाका होता है, चारों तरफ जो है वातावरण धुएं से भर जाता है, और जो लॉर्ड हार्डिंग है अपने हाथी से गिर करके बेहोश हो जाता है। और ये चीज देख करके जो बसंत कुमार विश्वास है वो वहां से निकल जाते हैं। मतलब उनका काम हो गया भाई, बम फेंकना था उनको, बम फेंक दिया, धमाका हो गया, लॉर्ड हार्डिंग गिर गया, वो जो है वहां से निकल लेते हैं चुपके से। और चूंकि बम फटा था, धुआं धुआं हुआ चारों तरफ, तो जो भीड़ वहां इकट्ठी हुई थी ना इस चीज को देखने के लिए, एक तरह से अफरा तफरी मच जाता है और चारों तरफ मतलब भगदड़ सी मच जाती है। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, और इसी चीज का फायदा उठा करके ये जितने भी क्रांतिकारी थे सब उस स्थान से निकल जाते हैं। अब जो लॉर्ड हार्डिंग है जो कि हाथी से गिर गया उस बम धमाके के कारण, तो वो बड़ा बुरी तरह से घायल हुआ था, उसको काफी स्थानों पर चोट वगैरह लगा था, और उसके कंधे में ना उसका थोड़ा सा मांस भी निकल गया था, लेकिन उतनी बुरी हालत नहीं थी, बच जाता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, बच जाता है। लेकिन इस घटना में जो महावत था, जो हाथी को संचालित कर रहा था, उसकी मृत्यु हो जाती है। बाकी जो लेडी हार्डिंग थी, हार्डिंग की पत्नी, उसको कुछ नहीं हुआ, अंग रक्षक को भी कुछ नहीं हुआ, बाकी हार्डिंग वो जो है थोड़ा घायल जरूर हुआ, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं। अब जो पुलिस है वो तुरंत हरकत में आती है और पूरे एरिया को छानबीन करना शुरू कर देती है। आसपास के जितने भी घर हैं सब में तलाशी ली जाती है, लेकिन कहीं भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता है। अच्छा, ये जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, सब जो है ना दिल्ली छोड़ देते हैं तुरंत। जो बसंत कुमार विश्वास थे वो बंगाल चले जाते हैं, क्योंकि जो युगांतर पार्टी से वो थे तो वो बंगाल में सक्रिय थी, तो वो वहां चले जाते हैं। और जो रास बिहारी बोस है ना, जो इस पूरे योजना को बनाया था रास बिहारी बोस ने, तो वो जो है रातों रात दिल्ली से देहरादून चले जाते हैं। देहरादून जहां पर वो वन अनुसंधान संस्थान में काम करते थे वहां चले जाते हैं। और मजे की बात देखिए, दूसरे दिन ना वो सवेरे अपने दफ्तर चले जाते हैं और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, नॉर्मल अपना काम करते हैं। और जब अखबार में ये खबर छप जाती है कि वायसराय को मारने की कोशिश की गई, वो बच गए, तब रास बिहारी बोस क्या करते हैं, एक छोटी सी सभा आयोजित करते हैं देहरादून में, और वहां पर जो है इस घटना के प्रति शोक व्यक्त करते हैं, निंदा करते हैं इस घटना की। मतलब कि वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो जो है अंग्रेजों के समर्थक है और वायसराय को मारने की कोशिश की गई, तो इस घटना की वो निंदा करते हैं। तो ये उन्होंने एक तरह से उनके ऊपर शक ना हो इसलिए ये चीज उन्होंने किया। अब जो पुलिस है वो लगातार इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन कुछ भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। जितने भी लोग थे सब दिल्ली छोड़ गए थे। अब ये पकड़ में कैसे आती हैं, तो देखिए, जो बसंत कुमार विश्वास थे ना, जिन्होंने बम फेंका था स्त्री वेश धारण करके, तो वो बंगाल चले गए थे, बंगाल अपने साथियों के पास। अब वहीं उनको सूचना मिलती है फरवरी 1914 को कि उनके पिता की डेथ हो गई। ये घटना हुई थी 23 दिसंबर 1912 को। तो इसके लगभग एक साल बाद
फरवरी 1914 में उनको सूचना मिलती है कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है, तो वो खुद को रोक नहीं पाते हैं और अपने घर चले जाती हैं। देखिए, जो उस समय क्रांतिकारी होते थे ना, उनको सब कुछ का त्याग करना होता था, अपने घर का भी त्याग करना होता था। इस तरह की कोई घटना घटित हो जाए तो उनको अपने घर में जाना नहीं होता था, क्योंकि जो पुलिस है हमेशा उन पर निगरानी रखती थी। तो जैसे ही इनको पता चला इनके पिता की डेथ हो गई है, तो ये रोक नहीं पाए और ये अपने गांव चले जाते हैं, पैतृक गांव, और वहीं पर जो है पुलिस इनको पकड़ लेती है। लेकिन कुछ ये मालूम नहीं चल पाता है, मतलब कि ये जो है कुछ बताते नहीं है। नॉर्मल इनको पकड़ा गया था क्योंकि ये युगांतर पार्टी से संबंधित थे, तो इनको पकड़ लिया जाता है फरवरी 1914 में। और इसके कुछ ही दिनों बाद ना, कलकत्ता में एक स्थान है राजा बाजार करके, वहां के एक मकान में पुलिस छापा मारती है। और इस छापे के दौरान पुलिस को बहुत सारे ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे दिल्ली में हुए लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले के काफी सारे क्रांतिकारी पकड़ लिए जाते हैं। ये राजा बाजार कहां पर है? कलकत्ता में। तो वहां से किसी घर में इन्होंने तलाशी ली थी और इसके बाद ना लगभग 13 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है राजा बाजार में मिले सबूतों के आधार पर। इन 13 लोगों में ये 4 लोग भी थे, जो मैंने 5 लोगों के नाम बताए ना, रास बिहारी बोस, उनको छोड़ करके जो बसंत कुमार विश्वास थे, अवध बिहारी थे, उसके बाद बाल मुकुंद गुप्त थे, इसके बाद जो मास्टर अमीर चंद, ये चारों और साथ में अन्य लोग, टोटल 13 लोग ये लोग पकड़ में आ जाते हैं, पुलिस के हाथों लग जाते हैं। कहां पर? ये कलकत्ता, बंगाल में। और इन्हीं 13 में से ना एक था दीनानाथ। तो जो दीनानाथ है वो गद्दारी कर देता है और पुलिस का साथ देने को तैयार हो जाता है और सारा भेद बता देता है कि किन किन लोगों ने जो दिल्ली बम कांड है लॉर्ड हार्डिंग पर, उसमें कौन कौन शामिल थे, किसने बम फेंका था, ये सारा कुछ वो बता देता है दीनानाथ। अब जो है इन सबको दिल्ली लाया जाता है, चूंकि जो मामला है वो दिल्ली का है, और वहां पर इनके ऊपर मुकदमा शुरू किया जाता है। यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो रास बिहारी बोस हैं वो पकड़े नहीं जाते हैं। जैसे ही उनको सूचना मिली कि उनके जो साथी हैं वो पकड़ लिए गए हैं, वैसे ही वो जो है भारत छोड़ देते हैं और फिर बाद में वो जापान चले जाती हैं। वो अलग किस्सा है, मैं कभी उनके बारे में अलग से बताऊंगा। तो अब जितने लोग पकड़े गए तो उनको जो है दिल्ली लाया जाता है और इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। तो जिस समय मुकदमा चल रहा था ना, उसी समय में एक और घटना, मतलब कि लाहौर जो कि पंजाब में है, तो लाहौर में मई 1913 में एक बम विस्फोट हुआ था। तो उस बम विस्फोट के लिए भी इन्हीं क्रांतिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो 13 लोग पकड़े गए थे। तो उस लाहौर बम कांड और इधर जो लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जो बम फेंका गया था, तो इन दोनों मामलों को एक करके अब चलाया जाता है। केस जो है दोनों मामलों का चलता है और इसी केस को बोला गया दिल्ली षड्यंत्र केस, या फिर इसी में लाहौर जोड़ दिया जाता है और बोला जाता है इसको दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस। तो ये जो मुकदमा है चलता है दिल्ली में, और सितंबर 1914 में जो दिल्ली का जो अदालत है वहां से इनको जो है सजा सुना दिया जाता है। सजा क्या मिला इनको? आजीवन कारावास। जितने भी थे आरोपी, सबको जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और इनको सजाए काला पानी दिया जाता है। सजाए काला पानी क्या था? तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, तो यहां पर एक जेल बनवाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, सेल्यूलर जेल। तो यहां पर जिस भी कैदी को रखा जाता था, तो उस कैदी को जो सजा दी जाती थी उसको बोला जाता था सजा ए काला पानी। क्योंकि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अगर कोई वहां से भागने की कोशिश करे तो वो भाग ही नहीं सकेगा, क्योंकि चारों तरफ पानी है और पानी में वो कितने दिन तैरेगा। तो इसी कारण से ना उसको सजा ए काला पानी बोला जाता था। तो इन सभी को सजाए काला पानी मतलब कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। अब जो ब्रिटिश सरकार थी वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं थी। मतलब जो जज ने जो फैसला सुनाया उसके विरुद्ध जो ब्रिटिश सरकार है वो फिर पंजाब हाई कोर्ट में अपील करती है। चूंकि लाहौर से भी जुड़ा हुआ था ये मामला, इसी कारण से जो ब्रिटिश सरकार है वो पंजाब हाई कोर्ट में अपील करती है इस केस के खिलाफ, और पंजाब हाई कोर्ट में फिर ये मुकदमा चलता है। और उस समय ना पंजाब का गवर्नर था, बड़ा ही कुख्यात टाइप का व्यक्ति था, माइकल ओ डायर। गवर्नर माइकल ओ डायर, ये पंजाब का गवर्नर था। तो ये जो है इस वाले मामले में हस्तक्षेप करता है और इसी माइकल ओ डायर के हस्तक्षेप के कारण इन क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास मिला था। तो उस आजीवन कारावास को मृत्यु दंड में बदल दिया जाता है।
टोटल 13 लोग थे। एक दीनानाथ, उसने तो गवाह देना, मतलब गवाह बन गया दीनानाथ, तो उसको छोड़ दिया गया। तो बाकी जो बचे उनमें से जो 4 लोग थे ना, जो प्रमुख लोग थे, बसंत कुमार विश्वास हो गए, मास्टर अमीर चंद हो गए, उसके बाद बाल मुकुंद गुप्त हो गए, इसके बाद अवध बिहारी। तो इन चारों को जो आजीवन कारावास मिला था, इनके आजीवन कारावास को मृत्यु दंड में बदल दिया जाता है। तो अब जो है इनको फांसी होना तय था। तो अब ब्रिटिश सरकार भी खुश हो गई, क्योंकि वो यही चाहती थी कि इनको जिंदा न छोड़ा जाए। तो अब इन क्रांतिकारियों को मृत्यु दंड दिया जाता है। 3 क्रांतिकारियों को दिल्ली में 8 मई 1915 में 3 क्रांतिकारियों को दिल्ली में फांसी दिया गया। कौन कौन थे ये? एक थे अपने जो बसंत कुमार विश्वास, जिन्होंने स्त्री वेश धारण करके बम फेंका था। दूसरे थे अवध बिहारी और तीसरे थे मास्टर अमीर चंद। तो इन तीनों को 8 मई 1915 को दिल्ली में फांसी दिया गया। इसके बाद जो चौथे आरोपी थे, जो मुख्य आरोपी थे, मतलब बसंत कुमार विश्वास जी, उनको अंबाला में 11 मई 1915 को फांसी दी जाती है। तो इस तरह से इन क्रांतिकारियों को मृत्युदंड दिया जाता है और ये लोग जो है देश के लिए शहीद हो जाते हैं। और ये जो घटना थी ना, वायसराय पर बम फेंकना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि वायसराय जो है बहुत ज्यादा पावरफुल व्यक्ति होता है और इससे पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया था। वहीं जो रास बिहारी बोस है, वो कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लग पाए। वो बाद में जापान में आज़ाद हिंद फौज से जुड़ जाते हैं, तो उस बारे में कभी और हम लोग बात करेंगे। तो आज का ये जो किस्सा है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आज का ये जो किस्सा था, मतलब ये तो असल में घटित घटना है, लेकिन किसी किस्से से कम नहीं है। तो आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। आपके कोई भी सुझाव हो तो जरूर बताइएगा। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गया है तो वो भी आप लोग बताइएगा, ताकि मैं उसको सुधार सकूं। वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि हमारे देश के इन क्रांतिकारियों की वीर गाथा और लोगों तक भी पहुंचे। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको और देखने को मिलता रहे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।